हेलो दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग वाक्य रचना के बारे में पढ़ रहे थे और उसी को बढ़ाते हुए आज हम वाक्य रचना को पढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि वाक्य रचना जो है, वाक्य को बांटा गया है, 3 बेस पे बांटा गया है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, जिसमें हमने अर्थ के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण आपको बता दिया था। आज हम शुरू करते हैं रचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण कैसे किया गया है, या वाक्य जो है रचना के आधार पर कितने प्रकार का होता है। रचना के आधार पर रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है हमारा मिश्रित वाक्य। एक एक को समझना। पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? जो सामान्य वाक्य होता है हमारे पास, जनरल स्टेटमेंट या कह लें जनरल सेंटेंस, वही क्या होता है? सरल वाक्य होता है। लेकिन अगर हिंदी में इसका डेफिनेशन लिखना हो तो आप सामान्य वाक्य नहीं कह सकते, तो फिर इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसकी परिभाषा क्या होगी? जहां पर लिख लीजिए, जब किसी वाक्य में एक या एक से अधिक उद्देश्य हो, एक या एक से अधिक उद्देश्य हो, लेकिन विधेय एक हो, अब समझना ये उद्देश्य और विधेय क्या है। जो लोग इंग्लिश पढ़े होंगे 9th 10th में, वो समझते होंगे उद्देश्य कहते हैं सब्जेक्ट को। उद्देश्य किसे कहते हैं? सब्जेक्ट को। और विधेय को कहते हैं प्रेडिकेट। विधेय को कहते हैं प्रेडिकेट। जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट वो होता है जो कर्ता होता है, और कर्ता के अलावा जो शेष वाक्यांश होता है उसको हम विधेय कह देते हैं। अब कर्ता का मतलब, जैसे हमने कह दिया कि राम जा रहा है, राम जा रहा है, ये जो राम है ये हमारा कर्ता है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और सरल वाक्य में इसी को उद्देश्य कहते हैं, इसी को उद्देश्य कहते हैं। अब राम को छोड़ करके बाकी जो सेंटेंस में बचा हुआ है, जो ये वाक्यांश हमारे पास बचा हुआ है, इसी को विधेय कहते हैं। तो सरल वाक्य की परिभाषा यही है कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य हो या एक से अधिक उद्देश्य हो, लेकिन विधेय जो है वह एक होना चाहिए, उसको सरल वाक्य कहेंगे। देखिए, उदाहरण के तौर पर हम कौन कौन से वाक्य को सरल वाक्य कहेंगे। पहला तो हमने आपको बताया कि राम जा रहा है। पहला क्या बताया? राम जा रहा है। अब इसमें जो है राम क्या है? उद्देश्य है, और राम को छोड़ करके जो पूरा सेंटेंस है ये क्या है? विधेय है। यहाँ जब राम उद्देश्य है तो राम एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है। लेकिन अगर मैंने कहा मैं और मेरा भाई स्कूल जाते हैं, मैं और मेरा भाई स्कूल जाते हैं, अब क्या हो गया? हुआ ये, इसमें मैं उद्देश्य हूँ, साथ में मेरा भाई जो है यह भी उद्देश्य है। तो हो क्या गया? यहाँ पर 2 उद्देश्य हो गए, लेकिन बाकी क्या है? स्कूल जाते हैं, तो विधेय एक है। मैं और मेरा भाई उद्देश्य 2 हो गए, लेकिन जा कहाँ रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं, तो विधेय एक है। 2 उद्देश्य एक विधेय। एक या एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन जो विधेय है वह एक ही रहना चाहिए। इसी को हम कहते हैं सरल वाक्य। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहेंगे, देखिएगा। दूसरा है संयुक्त वाक्य। अब अगर इसकी परिभाषा लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा, जहां पर दो उद्देश्य, जहां पर दो उद्देश्य और दो विधेय हो, जहां पर दो उद्देश्य और दो विधेय हो, उसको क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे। दो उद्देश्य और दो विधेय संयुक्त वाक्य कहेंगे। अब संयुक्त का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ। ये जो संयुक्त वाक्य होते हैं यह दो समान वाक्यों का जो जोड़ होता है उससे मिलकर बने हुए होते हैं और ये इनमें संयोजक लगा होता है जिसको कंजक्शन कहते हैं। जैसे यह और किंतु परंतु से जुड़े होते हैं, किंतु परंतु आदि शब्दों से जुड़े होते हैं जिनको हम संयोजक कहते हैं। जैसे मैंने कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, और मेरा दोस्त खेलने जा रहा है। यहाँ क्या हुआ, मैं पहला उद्देश्य है और मेरा दोस्त दूसरा उद्देश्य है। ये कौन सा है, दूसरा उद्देश्य है। और यहाँ जो विधेय है वह भी दो है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, मेरा दोस्त खेलने जा रहा है, तो दो उद्देश्य हुए और दो ही विधेय हो गए। और इसमें जो मैंने कहा संयोजक लगा होता है, संयोजक देखना और क्या है, कंजक्शन है। इन दो वाक्यों को यह जोड़ रहा है तो यह संयोजक का काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यह क्या है, संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य दो समान वाक्यों के मेल से बना होता है और इनके बीच में संयोजक लगा होता है और किंतु परंतु लेकिन आदि शब्दों से यह जुड़ा हुआ होता है। तो आप समझ गए होंगे संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। अगला है हमारा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित वाक्य क्या कहता है, जहां पर एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो। ध्यान देना, किसी भी वाक्य में ऐसा नहीं आया कि जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय का कंडीशन हो। यह कंडीशन खाली मिश्रित वाक्य में बनता है कि उद्देश्य भी एक होना चाहिए और विधेय भी जो है वो भी एक होना चाहिए। इसमें जो प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं वो सामान्यतः जैसे के साथ में तैसे लगा होता है, फिर ऐसे वैसे होता है इसमें। अब ये शब्द जो प्रयुक्त होते हैं यही बता देते हैं कि इसमें जो दोनों सेंटेंस हैं, जो दोनों वाक्य हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, मैंने कहा जैसे मैं घर से निकला तैसे बारिश होने लगी, तैसे बारिश होने लगी। जैसे मैं घर से निकला तैसे बारिश होने लगी, पहले वाक्य पर डिपेंड है दूसरा वाक्य। तो मैंने कहा इसमें जो दूसरे दो वाक्य होते हैं वे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और इनमें जैसे तैसे ऐसे वैसे का शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये कंडीशन बनता है एक उद्देश्य एक ही विधेय। तो जो मैं उद्देश्य है, बारिश होने लगी वो क्या है, विधेय है। एक ही उद्देश्य एक ही विधेय वो क्या हो जाएगा,
मिश्रित वाक्य हो जाएगा। तो ये रचना के आधार पर कंप्लीट हुआ। मैंने कहा 3 प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकार का जो है डिस्कशन हमने कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे। प्रयोग के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा। एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ से बनते हैं, तो समझना है हमें। प्रयोग के आधार पर वाक्य के प्रकार। अब प्रयोग के आधार पर भी 3 ही प्रकार होते हैं वाक्य के। इसमें होता है पहला कृतवाच्य, कर्मवाच्य, और फिर होता है भाववाच्य। पहला हो जाएगा कृतवाच्य। पहले कृतवाच्य को समझ लेते हैं। कृत का मतलब होता है कर्ता। कृत का मतलब क्या हो जाता है? कर्ता। जिस वाक्य में क्रिया का जो प्रभाव है वह कर्ता पर पड़े, क्रिया का प्रभाव लिख लीजिए। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े वह क्या होता है? कृतवाच्य होता है। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे, जैसे अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है। अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है। अध्यापक यहाँ क्या है? कर्ता है। अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है। पढ़ाना यहाँ क्या है? क्रिया है। तो पढ़ाना का जो प्रभाव है सीधा सीधा अध्यापक पे पड़ रहा है कि अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है। जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तो वह कृतवाच्य हो जाता है। ठीक है। जैसे अगला देख लीजिए, लिखा है बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं। कौन खेल रहा है? बच्चे खेल रहे हैं। ये जो खेलने का प्रभाव है ये सीधा बच्चों पर पड़ रहा है, यानी क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। तो यह जो वाक्य है वह क्या हो गया? कृतवाच्य हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य का क्या मतलब है? जब क्रिया का प्रभाव, दूसरा है कर्मवाच्य, और कर्मवाच्य को कहेंगे जब क्रिया का प्रभाव, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो उसे क्या कहेंगे? कर्मवाच्य कहेंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे एक शब्द होता है द्वारा। यह द्वारा लगभग कॉमन होता है या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वाक्य में जरूर प्रयोग किया जाता है ये द्वारा शब्द। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने कहा छात्रों द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है। छात्रों द्वारा हिंदी पढ़ा जा रहा है। अब देखना, छात्रों द्वारा हिंदी पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है? हिंदी पढ़ा जा रहा है। पढ़ना क्रिया है, लेकिन जोर किस पे है? हिंदी पे है। छात्रों द्वारा हिंदी पढ़ा जा रहा है। तो हिंदी यहाँ पे कर्म है और क्रिया का जो प्रभाव है यह कर्म पर है। जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो जो वाक्य होता है वह कर्मवाच्य हो जाता है। ठीक है। जैसे अगला देख लेते हैं, बच्चों द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। बच्चों द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। खेलना यहाँ क्या है? क्रिया है, और क्रिकेट क्या है? कर्म है। तो पढ़िए, बच्चों द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। क्रिकेट खेला जा रहा है मतलब खेलने का जो प्रभाव है ये किस पे है? क्रिकेट पे है। क्रिया का प्रभाव कर्म पे है,
तो वाक्य क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास भाववाच्य। भाववाच्य, भाववाच्य में क्या होता है, इसमें जो क्रिया का प्रभाव है वह क्रिया पर ही पड़ता है। क्रिया का प्रभाव क्रिया पर ही पड़ेगा और ऐसे वाक्य जो है ज़्यादातर निषेधात्मक होते हैं। निषेधात्मक, निगेटिविटी का भाव आता है इसमें से, या ऐसे कह लीजिए ऐसे वाक्यों में असमर्थता व्यक्त की जाती है। असमर्थता, जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मैंने कहा मेरे पिताजी से दौड़ा नहीं जाता। मेरे पिताजी से दौड़ा नहीं जाता। तो देखना एक प्रकार की क्या है, इसमें असमर्थता है, निगेटिविटी है, दौड़ा नहीं जाता, मेरे पिताजी से दौड़ा नहीं जाता। तो ऐसे वाक्य क्या हो जाएंगे, भाववाच्य हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं, मुझसे बोला नहीं जाता। बोला नहीं जाता, यहाँ भी क्या है, एक प्रकार की असमर्थता है। मुझसे बोला नहीं जाता कहने का मतलब मैं बोलने में असमर्थ हूँ। तो इसमें असमर्थता व्यक्त की जाती है, निषेधात्मक भाव होता है और क्रिया का प्रभाव क्रिया पर ही पड़ता है। ऐसे वाक्यों को भाववाच्य कहते हैं। तो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। वाक्य रचना हमारा यहाँ पे समाप्त हो जाता है। मिलेंगे अगली क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।